नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। फेसबुक पर दोस्ती कर युवती से दुराचार करने वाले ग्राम निबोरा कला, थाना बटियागढ़ के सरपंच श्रीराम सिंह 30 वर्ष को दमोह जिला सत्र न्यायालय ने दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश संतोष गुप्ता की अदालत ने सुनाया। शासन की ओर से पैरवी शासकीय अभिभाषक राजीव बद्री सिंह ठाकुर ने की। प्रकरण वर्ष 2022 का है, जब आरोपी श्रीराम सिंह ने फेसबुक के माध्यम से पीड़िता से दोस्ती की और खुद को अविवाहित बताया। धीरे धीरे वह उसके घर भी आने जाने लगा और विवाह का प्रस्ताव रखकर पीड़िता से कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में सरपंच चुनाव का बहाना बनाकर शादी टालता रहा और फिर अचानक संपर्क तोड़ दिया। जब पीड़िता ने विवाह का पुनः आग्रह किया तो आरोपी ने यह स्वीकार किया कि वह पहले से शादीशुदा है और अब विवाह नहीं करेगा। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने महिला थाना दमोह में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने एफआईआर के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की। न्यायालय ने यह माना कि पीड़िता की सहमति धोखे की नींव पर आधारित थी, जो वैध नहीं मानी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सहमति यदि छल से प्राप्त हो तो वह बलात्कार के अपराध से मुक्त नहीं कर सकती। रिपोर्ट में देरी को भी कोर्ट ने पीड़िता की मानसिक पीड़ा और सामाजिक भय को देखते हुए स्वाभाविक माना। आरोपी को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया है और अब उसके सरपंच पद पर भी खतरा मंडराने लगा है। दमोह संसदीय क्षेत्र की बंडा विधानसभा में शुक्रवार 6 जून 2025 को विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुगरा में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लैब टू लैंड की सोच को साकार करते हुए वैज्ञानिक तकनीकों को खेतों तक पहुंचाना और किसानों को उन्नत कृषि पद्धतियों से जोड़ना रहा। इस अवसर पर दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने स्वयं उपस्थित होकर किसानों से संवाद किया और उन्हें वैज्ञानिकों के साथ मिलकर आधुनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य में किसानों की भूमिका को अहम बताया। कार्यक्रम में सरपंच रेवाराम सिंह, विधायक वीरेंद्र सिंह लंबरदार, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष जाहर सिंह, जनपद अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह लंबरदार, मनीष यादव, मंडल अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में किसान, कृषि विशेषज्ञ व पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बोलिए भारत माता की। सिद्ध क्षेत्र चंडी माता की। आज ग्राम गुगरा में हम सबके बीच में आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय वीरेंद्र लंबरदार जी उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। हमारे पूर्व जिले के अध्यक्ष आदरणीय जाहर सिंह जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष आदरणीय मनीष भैया, लोकेंद्र जी, वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ कृषक आदरणीय महेंद्र जी, आदरणीय पटेरिया जी, शीला ठाकुर जी, मंगल दादा जी, हमारे ऊर्जावान मंडल अध्यक्ष और अच्छा संचालन करने वाले आदरणीय भैया राम जी, सूरज सिंह जी, मंडल अध्यक्ष विवेक मिश्रा जी, हमारे सिहोरा से कमल सिंह जी हैं, दौलत यादव जी जिला उपाध्यक्ष जी, संतोष सिंह जी जनपद उपाध्यक्ष जी, पीरी राठौर जी और पटेरिया जी हो गए, और हमारे इस पंचायत के ऊर्जावान सरपंच निरंतर गति से वो काम करते हैं। और मुख्य तौर से हमारे गुगरा और आसपास से आए सभी किसानों का मैं हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूं। और हमारे जो वैज्ञानिक सागर से आए हैं, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, हमारे एसडीएम तहसीलदार, सभी अधिकारी, उनका भी वंदन और अभिनंदन है। अभी इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, तो क्या बोल के बुलाया आप लोगों को यहाँ पे? क्या सूचना दी थी कि गुगरा में सांसद जी आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं? क्या बोल के बुलाया था? किसी को कुछ पता है कि बस उनने बोल दिया कि सांसद जी आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं, जनपद अध्यक्ष जी आ रहे हैं, तो अपन को वहां पहुंचना है? किसी को पता है कि यहाँ क्यों बुलाया आप लोगों को? दोनों बच्चे का नहीं बोल रहे। एक जन किसी को पता तो हाथ उठा के बताओ क्यों बुलाया? बताओ भैया, आप बताओ। जोरदार ताली बजाओ दादा के लिए। अभी हमने देखा होगा कि पिछले 1 वर्षों में विधायक जी के साथ हम जब भी आए होंगे तो या कहीं भूमि पूजन में आए होंगे या कहीं लोकार्पण में आए होंगे। लेकिन मोदी, यहाँ अंदर जरा भाई सबको शांत कर दो, 5 मिनट अपन करेंगे नाश्ता सब आराम से। लेकिन मोदी जी का जो संकल्प है
और मोदी जी का जो विजन है कि 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष हो जाएंगे तो भारत विश्वगुरु बन जाए, अखंड भारत बन जाए, श्रेष्ठ भारत बन जाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत बन जाए। और उस कल्पना को लेकर पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार काम कर रही है और निरंतर काम कर रही, हर क्षेत्र में काम कर रही है। और जब सरकार बनी और सरकार बनने के बाद जब ये तय हुआ कि कृषि मंत्रालय किसके पास जाएगा, तो मोदी जी ने ये तय किया कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदरणीय शिवराज जी को कृषि मंत्रालय दिया जाए। और जब शिवराज जी को कृषि मंत्रालय दिया तो आपको पता है कि जब शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो 3-4 बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मिला। मतलब पूरे भारत देश में यदि सबसे अच्छी खेती का उत्पादन यदि कहीं होता था तो वो मध्य प्रदेश में होता था। 6 बार अवार्ड मिला। तो निरंतर शिवराज जी मोदी जी के नेतृत्व में, सबके नेतृत्व में निरंतर पूरे कृषि विभाग का अध्ययन कर रहे थे। और जब 4-5 महीने बाद पूरे अध्ययन का जब दौर हो गया तो उन्होंने ये तय किया कि 2 प्रकार के लोग खेती करते और खेती बताते हैं। उनके विभाग में जितने वैज्ञानिक थे उन्होंने उसकी सूची बनाई। उन्होंने देखा कि कितने लोग हैं, तो उन्होंने देखा कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेके दक्षिण और पूरब से लेके पश्चिम तक जो कृषि विभाग है उसमें लगभग 16,000 वैज्ञानिक हैं। कितने? 16,000 वैज्ञानिक। और फिर जब ये बात मोदी जी के सामने रखी गई तो उन्होंने कहा कि इन 16,000 वैज्ञानिक तो वहीं पे शोध करते रहते हैं अनुसंधान केंद्र में, और किसान हमारा कहाँ? खेत पे खेती करते रहता है। तो ना कभी वैज्ञानिक किसान से मिल पाता है और ना किसान कभी वैज्ञानिक से मिल पाता है। और भोपाल, ग्वालियर, सागर, दमोह जो बड़े जगह है उन जगहों पे ही वैज्ञानिक सिमट के रह जाते हैं और जो समझदार पढ़ा लिखा उन्नत किसान है वहाँ चला जाता है और अपनी बात करके आ जाता है और छोटी मोटी जानकारी वो लेके अपने आप खेती करता है। तो इस बात को उन्होंने तय किया तो पूरे 16,000 जो वैज्ञानिक है उनको अलग अलग टोलियों में बांधा और भारत देश के तकरीबन 700 जिले में, अलग अलग 700 जिले में इन वैज्ञानिकों का दौरा कार्यक्रम बनाया। और 29 मई से लेके, अरे भाई तुम अभी गुलाल लगाना बंद कर दो, 1 मिनट रुक जाओ, और उनको बिठा लो जरा, उनको बिठा लो जरा, बैठ जाओ जरा 10 मिनट, बैठ जाओ 10 मिनट बैठ जाओ। 29 मई से लेके 12 जून तक ये पूरे 16,000 वैज्ञानिक जो है पूरे भारत देश के तकरीबन 700 जिले में जाएंगे और वो वहाँ जाएंगे और वो आप लोगों से चर्चा करेंगे कि आप कैसी खेती करते हो, यदि धान में कभी बीमारी लग जाए तो उसके लिए कौन सी दवाई डालते हो, गेहूं में कोई बीमारी लग जाए, चने में इल्ली लग जाए तो कौन सी दवाई डालते हो, कैसे आप खेती करते हो, कौन सा बीज इस्तेमाल करते हो। भाई ये सारी जानकारी किसान को तो है नहीं। हम तो जितने पढ़े हैं, जो हमारे बाप दादा करते रहे कि धान बोई और जब धान निकल गई तो उसमें से 50 बोरा बेच दी और 20 बोरा रख ली और उसके बंडा गाड़ के रख दे। वैसे गेहूं में जब 100 बोरा गेहूं निकला तो 100 बोरा में 75 बेच दिया और 25 रख लिया। अब वो 6 महीने से रखा हुआ, उसमें कीड़े लग रहे, बीमारी लग रही, और जब अपन बोनी के टाइम पे आए तो गेहूं को साफ करो और वही पुराना बीज अपन ने उसी खेत में बो दिया। और 5 साल से अपन एक ही खेत में गेहूं बो रहे और 5 साल से एक ही खेत में मसूर बो रहे। तो जब एक ही बीज एक ही खेत में बार बार बोगे तो वो निकलेगा कैसे? ऐसी तमाम प्रकार की समस्याएं जो हम लोग परंपरागत तरीके से कर रहे हैं, जो दादा करते रहे फिर वही पिताजी कर रहे और वही हम कर रहे और आगे भी यही करते चले जा रहे हैं। तो उस समस्या का हल करने के लिए ये तय किया माननीय मोदी जी ने कि सारे वैज्ञानिक आपके गांव जाएंगे, आप लोगों के बीच में बैठेंगे, वहाँ पे आपके माननीय विधायक, जनपद अध्यक्ष, हम लोग सब आएंगे, हम लोग आपसे बात करेंगे, बात रखेंगे। और जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो ये वैज्ञानिक आपके पास नहीं बैठेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, आप जब आपसे सवाल करेंगे तो वैज्ञानिक जवाब देंगे। जैसे आपने बोला कि भाई हमारी धान में इल्ली लग जाती तो हम कौन सी दवाई डालें, तो 2 प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, एक डुप्लीकेट भी मिलती है, एक ओरिजिनल भी मिलती है। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि पैसे ज़्यादा ना लगे, जीएसटी ज़्यादा ना लगे, तो हम वो नकली दवाई लेके आ जाते हैं, तो वो दवाई काम नहीं करती। तो इसके लिए विधायक जी शासन ये भी तैयार कर रहा है कि जो लोग ये नकली दवाई बेचते हैं उन पर भी यदि उन्होंने नकली दवाई दी तो उन पर भी कार्रवाई करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन वो अपन कहते बुंदेलखंड में कि संदेश हो खेती नहीं हो, तो जब तक आप खेत में नहीं जाओगे और जब तक स्वतः से दवाई नहीं डालोगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि स्प्रिंकलर चले कि नहीं चले, पानी निकला कि नहीं निकला, कितना फल रहा कितना फूल रहा। तो इसलिए लैंड से लैब, मतलब लैब मतलब जहाँ वैज्ञानिक शोध करते हो, लैंड मतलब जहाँ किसान खेती करता है। तो लैब से लैंड दोनों को जोड़ने के अभियान को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत देश में चल रहा है। और ये शुरुआत है, ये पहला पखवाड़ा है और ये हर वर्ष होगा। आपको ये पता नहीं कि आप इस जमीन में खेती कर रहे हो तो पता चला कि जहार सिंह ने अपनी जमीन में गेहूं लगाया, उन्हें यूरिया डाल दिया, तो तत्काल महेंद्र भैया ने देखिए कि जहार भैया ने यूरिया डालो तो उन्हें भी यूरिया डालना चालू कर दिया। हर 1 किलोमीटर में, हर 200 मीटर में कहीं पीली मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं पथरीली है, कहीं पे कुछ है, कहीं बटैया जा रहा। तो हमने देखी कि भैया नहीं दे रहे, मटर बो दो, पूरे क्षेत्र ने मटर बो दो। भाई तुम्हारी जमीन मटर के लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जमीन में शायद पोटेशियम नहीं है, शायद जिंक नहीं है, बहुत सी चीजें नहीं है। तो मिट्टी परीक्षण भी हमको कराना है कि भाई ये हमारे खेत की 5 एकड़ की जमीन है, 3 एकड़, तो इसका परीक्षण कर दो भाई इसमें क्या कम है।
और इसमें हम क्या डाल दें जिससे हमारी फसल सही हो जाए। तो ये सब चीजें केवल बड़े बड़े जिलों तक सिमट के रह गई थी, इसलिए अब सारा वैज्ञानिक जो है वो जमीन पे आ गया है और ये क्रम चलते रहेगा। तो ये जब कार्यक्रम खत्म हो जाए, हम भाषण दे तो जाने नहीं है आप लोगों को, आपको यहीं बैठना है। अभी हमारे उद्बोधन के बाद वैज्ञानिक यहाँ से खड़े होंगे, जिसको जो जो सवाल है कि कैसे अच्छी खेती कर सके, कैसे हम कौन सी दवाई इस्तेमाल कर सके जिससे फसल ज्यादा निकल जाए, उसके लिए हमें चर्चा करना है। एक बड़ा विषय दमोह में भी आता है, एक बड़ा विषय सागर में भी आता है कि जब जैसे ही हमारी गेहूं की कटाई होती है तो पूरे अधिकारी, पूरे विधायक और जनप्रतिनिधि इस बात से परेशान हो जाते हैं कि हम तत्काल खेत में आग लगा देते हैं। पहले कभी हम आग नहीं लगाते थे, भूसा काटते थे, घर ले जाते थे और गाय के काम आता था, और फिर वही गाय गोबर करती थी तो इन बरसात के दिनों में हम बैलगाड़ी से ले जाके वो पूरा गोबर खेतों में फेंक देते थे। लेकिन अब हार्वेस्टर आ गए, भूसे की आवश्यकता नहीं है अपन को, और अपन ने सीधे आग लगा दी। तो जैसे ही आग लगाई तो भूसा तो पूरा 1 घंटे 2 घंटे 5 मिनट में जल जाता है। लेकिन जब वो जल जाता है तो जलने के बाद पूरी मिट्टी जो है ना बिल्कुल काली हो जाती है, और उसके अंदर जो छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं ना, जो केंचुए रहते हैं छोटे छोटे, वो सारे मर जाते हैं। और हर वर्ष आग लगाने पे वो जमीन हमारी खराब होती चली जाती है। तो हमको उसकी भी चिंता करना है कि हम कैसे गाय रखें अपने घर में, उसका गोबर बनाएं और प्राकृतिक खेती की ओर वापस लौटें। मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता हूँ। बांदकपुर है दमोह में, अभी वहां पर 17 पेशेंट है कैंसर की। विधायक जी कितने? 17। आप यहाँ पे भी देखोगे तो बहुत सारे कैंसर के पेशेंट हो जाएंगे। हम जब भी दमोह में बैठते हैं तो तभी विधायक जी का बड़ा मलयाला से फोन आएगा, कभी बंडा से फोन आया कि भैया इसको कैंसर हो गया, भैया इसकी किडनी खराब है, भैया इसको हार्ट की बीमारी है, दिल्ली एम्स भेजना, भोपाल एम्स भेजना। और आप ये भी देखोगे कि जो अभी नए बच्चे हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष है, 35 वर्ष है, 24 वर्ष है, 40 वर्ष है, उनको अटैक आ रहा है और वो अटैक से मर रहे। तो कभी इस बारे में हमने चिंतन किया कि इतनी कम उम्र में कैसे बच्चों को बीमारी हो रही है और नई उम्र के लड़के कैसे मर रहे हैं? उसका कारण ये है कि आज हम जब गेहूं उगाने जाते हैं ना तो उसमें इतना यूरिया डाल देते हैं हम गेहूं में कि वो यूरिया उसके बीज में चला था, गेहूं के दाने में यूरिया चला गया। फिर आप उसको घर ले गए, उसको पीसा और आटे और रोटी के माध्यम से वो यूरिया आपके पेट में चला गया। और जब वो यूरिया उस डंठल में गया तो उसको आपने भूसा बनाया, तो भूसा बना के सानी आपने अपने जानवर को, गौ माता को दी। और जब गौ माता ने वो यूरिया और केमिकल वाला गेहूं खाया तो दूध कैसा निकला? वही केमिकल वाला। तो बच्चे के पेट में और माँ के पेट में भी वही दूध गया। तो जो केमिकल रसायन जो दिन प्रतिदिन हमारे शरीर में जा रहा है, उस कारण से ये बीमारी फैल रही है। आप विधायक जी कई बार देखेंगे कि भुसावल से केले चले, केले पूरे हरे और उन्होंने दवाई डाली और केले के पत्ते खा के, और जैसे ही वो सवेरे, आज रात को चला और सवेरे 10 बजे जैसे ही वो केले का ट्रक सागर पहुंचा तो आपने देखा कि पूरे केले पक गए। तो कैसे पक गए? वो पाउडर, वो केमिकल डाला ना तो वो केले में गया, वो केले के माध्यम से तुम्हारे अंदर चला गया। आज लौकी देख लो, इतनी बड़ी बड़ी लौकी हो रही है, गैया नहीं लग रही, भैंसिया नहीं लग रही, तो इंजेक्शन मार दिया। तो इंजेक्शन मारने से क्या हुआ? वो दूध निकल आया। पर वो दूध क्या प्राकृतिक तरीके से निकला? क्या वो तो इंजेक्शन के माध्यम से निकला। तो कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए, कम समय में ज्यादा लाभ पाने के चक्कर में हम प्राकृतिक खेती से भागते चले जा रहे हैं और रसायनों से हम घिरते चले जा रहे हैं। और जब हम रसायनों से घिर रहे हैं उससे सबसे बड़ा नुकसान हमको जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि हमारे कम उम्र के बच्चे को बीमारियां हो रही है, कम समय हम जी पा रहे हैं। घी भी देख लो, घी भी शुद्ध नहीं है। तो ये सही तरीके से खेती हम कैसे कर सकें, प्राकृतिक रूप से हम खेती कैसे कर सकें, उस समन्वय को बनाने के लिए, उस तालमेल को बनाने के लिए एक देश, एक कृषि और एक टीम, इस अभियान को लेकर, विकसित भारत संकल्प अभियान को लेकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरे भारत में चल रहा है। आप सब बुद्धिमान और समझदार किसान हैं। और इस पंडाल की और मंच की विधायक की सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 1 घंटे से ये कार्यक्रम चल रहा है और इस 1 घंटे में एक भी किसान यहाँ से उठा नहीं। ये बताता है कि आप समझदार हो, उन्नत किसान हो। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए सभी। कटनी जिले में शुक्रवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जब पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह की पत्नी रंजीता सिंह ने तहसील कार्यालय परिसर में खुद को जिंदा जलाने की कोशिश की। उनका आरोप है कि उनकी जमीन पर पिछले 6 माह से कब्जा है और तहसील प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। रंजीता सिंह ने बताया कि उन्होंने कई बार तहसीलदार अनुराधा सिंह से मिलकर शिकायत की, लेकिन उन्हें केवल तारीख पर तारीख दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि तहसीलदार ने उनसे रूखा व्यवहार करते हुए कहा, जो करना है कर लो, मैं अपने तरीके से ही केस हैंडल करूंगी। उन्होंने रोते हुए कहा, जब एक पूर्व विधायक की पत्नी की बात नहीं सुनी जा रही तो आम जनता की सुनवाई की क्या उम्मीद की जा सकती है। हालांकि भारी हंगामे के बाद प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर जमीन से कब्जा हटवाया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने आत्मदाह का विचार छोड़ दिया। मैं पूर्व विधायक की पत्नी होने के नाते और मैं
एक अपनी गुहार के लिए तहसीलदार मैडम से अनुराधा सिंह से अपनी सुनवाई के लिए बोलने गई, तो मैडम बोली कि मेरे से आप ऊंची आवाज़ से बात मत करिए। मैं जबकि ऊंची आवाज़ से बात नहीं, अपनी बात रखने के लिए गई थी कि मैडम मुझे आश्वासन तो दीजिए कब तक में मेरे ज़मीन से कब्जा हट जाएगा। तो मैडम ने बोला कि जो करना हो तुम कर लेना, बाकी मैं अपने तरीके से ही केस हैंडल करूँगी। फिर मैं बोलने लगी कि नहीं मैडम ऐसा नहीं होता है, आप एक तरफा क्यों चलाए जा रहे हैं। तो मैडम ने बोला, मैडम फिर दोबारा वही शब्द रिपीट की, और एक जब एक्स एमएलए के घर की बात नहीं सुनी जा रही तो आम जनता की क्या बात सुनी जा रही होगी। और यहाँ तक कि जो बेचारे गरीब लोग हैं उनकी झुग्गी झोपड़ी जो बनाकर रह रहे हैं, उनके जेसीबी मशीन लेके मैडम पूरा प्रशासन बल तैयार हो जाता है घर गिराने के लिए। और मेरा एक आम उसमें, जबकि उसमें किसी का वो नहीं है, सिर्फ हमारी ही जमीन है, उस जमीन पर से कब्जा नहीं हटवा पा रहे हैं। सिर्फ एक आदिवासी होने के नाते अत्याचार हो रहा हमारे ऊपर। कब से चल रहा है तहसीली कार्यालय? तहसीली में 6 महीने से करीबन। अच्छा, आज क्या आश्वासन दिया गया है? आज यही आश्वासन दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर आपकी जमीन आपके हाथ में सौंप दी जाएगी और कब्जा हटा दिया जाएगा। बस इसी के साथ मैं वापस आ गई घर, नहीं तो मैं तो आज आप दाह कर लेती। और वहाँ पर फिर मुझे और लोग फरियादी थे, उनके उसमें से बताया गया। बाकी वो मैडम तो कोई एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं जब तहसीली गई, तहसीलदार मैडम बैठी हुई थी। लगभग 6 महीने से मेरे ज़मीन का कार्रवाई चल रही थी, उसमें मुझे 6 महीने से लटकाया गया है। और जब भी मैं जाती थी तहसीली और मैडम से बात करती थी तो मुझे मतलब तारीख पर तारीख देते जा रहे थे। और मेरी ज़मीन पर अनुरोध तिवारी कब्जा किया हुआ है। और वो मैं इसलिए इतना मतलब टेंशन में आ गई और बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से मैं भावुक हो गई कि बताइए, जब एक जनप्रतिनिधि का नहीं सुना जा रहा है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। कब से चल रहा था आपका प्रकरण? जनवरी से चल रहा है। अच्छा, क्या आश्वासन मिला है? अभी आश्वासन तो यही दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर हमारी जमीन और कब्जा हटा दिया जाएगा। इसलिए मैं अभी उसमें से मेरे को शांत होना पड़ा, नहीं तो मैं आज आके ना कर। क्या नाम आपका? मेरा नाम रंजीता सिंह, विजय राघवन सिंह की। इंदौर के एबी रोड स्थित मल्हार मेगा मॉल में शुक्रवार को एक अमेरिकी नागरिक स्टीफन विजुपाल को धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर आरोप है कि उसने हिंदू धर्म की निंदा करते हुए एक स्थानीय युवक को ईसाई धर्म अपनाने के लिए 10 से 20 हजार रुपए और अन्य सुविधाओं का लालच दिया। शिकायतकर्ता राजेश पटेल ने बताया कि मॉल में फूड कोर्ट के पास स्टीफन से उसकी मुलाकात हुई, जिसने पहले उसे धर्म बदलने के फायदे बताए और फिर हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। जब राजेश ने विरोध किया तो आरोपी ने झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। राजेश का यह भी आरोप है कि स्टीफन ने पवित्र जल पीने का दबाव बनाते हुए कहा कि ईसाई बनने पर मुफ्त इलाज, शिक्षा और नकद राशि मिलेगी। सूचना मिलने पर हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। विजयनगर थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। यह भी देखा जा रहा है कि विदेशी नागरिक भारत में किस वीजा पर आए हैं और क्या उनके पास धर्म प्रचार की अनुमति है। ये एक मल्हार मॉल में एक जो स्टीफन है, जो कि मूलतः राव का रहने वाला है, उसके द्वारा एक जो व्यक्ति है राजेश पटेल, उसको धार्मिक हिंदू देवता देवताओं के बारे में बताया गया कि उसको उनको हिंदू धर्म से बेहतर ये ईसाई धर्म है और आप इसको धर्मांतरण करने का प्रयास कराया गया, जिस पर से कि आरोपी को राजेश पटेल के द्वारा इसमें FIR रजिस्टर्ड कराई गई थाना विजयनगर में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत केस रजिस्टर्ड किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। आरोपी स्टीफन के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, उसको हिरासत में ले लिया गया है। ये राव का रहने वाला, इनके साथ 3-4 ऐसे जो अमेरिकन US सिटीजन्स भी साथ में थे, उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। सर, कोई विदेशी नागरिक भी इंदौर आए हैं, उसको भी घेर रखा था? जैसा कि मैंने बताया कि उनकी भी जो 3-4 US सिटीजन के साथ थे, और चूंकि जैसा FIR कराई गई है, उसके बाद इनकी भूमिका की जाँच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने सभी अमेरिकी नागरिकों को बयान लेने के बाद छोड़ दिया है, साथ ही पूरे मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। जबलपुर में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक नवाचार करते हुए VMITRA मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे आम नागरिक अब बिजली की अनियमितता या चोरी की जानकारी ऑनलाइन दे सकेंगे। सत्यापित और सही सूचना देने पर व्यक्ति को 50,000 रुपए तक का इनाम मिलेगा।
जानकारी देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। यह पहल ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार और जनसंपर्क विभाग के सहयोग से शुरू की गई है, ताकि जबलपुर सहित पूरे पूर्व क्षेत्र में विद्युत चोरी पर प्रभावी नियंत्रण हो सके। Subscribe the Bahujan News and like this video.